क्लास 12th वालों की हाई डिमांड इतनी है कि वो यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं कि सर हमें तो वन शॉट चाहिए, हर चैप्टर के वन शॉट चाहिए। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लंबी वीडियोस को देखे चैप्टर कंप्लीट करें। अब तो हमें चाहिए तो चाहिए सिर्फ क्या, आधे घंटे में चैप्टर खत्म विथ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं है कि भाई सारा सिलेबस कवर करने बैठ जाए आराम से। ओके, एग्जाम पास में है तो हमें भी फास्टली काम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्या, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th वालों के लिए वन शॉट। किस चीज का भाई? चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां विथ नोट्स पीडीएफ। भाई इतनी सारी चीजें सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको मिल रही है, तो भाई आपको भी तो एक फर्ज निभाना पड़ेगा। वो फर्ज क्या है भाई? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सा कर दो और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले जा सकते हो। तो भाई बातें तो बहुत कर ली हमने, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स और करते हैं आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर का खल्लास। हमारे आसान आसान लैंग्वेज में हम हमारी आसान आसान नोट्स को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हमारा जो पॉलिटी है, 12th पॉलिटी है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है भाई, 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। आखिर ये क्या चीज है सर? हमें तो पता है, हमने पढ़ रखा है, हम वन शॉट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 14-15 की मध्य रात्रि को एक भाषण दिया था। ठीक है, भाषण दिया था जिसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं पता है? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी ये कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट को ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। ओके, ये क्या चीज है? ये जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पीएम थे ना, पीएम जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ना, जवाहर, एक मिनट भाई, जवाहर लाल नेहरू जो थे ना, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये भाषण कब दिया था? 14-15 अगस्त। 14-15 अगस्त कब? मध्य रात्रि को दिया था। ठीक है, मध्य रात्रि को। ओके सर, मध्य रात्रि को तभी दिया था ना जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहे थे रात को। भारत के लोग जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान भाग रहे थे, है ना, और जो पाकिस्तान में हिंदू लोग थे, जो कुछ लोग मुसलमान थे, कुछ लोग सिख थे, वो भाग के भारत आ रहे थे। कुछ ऐसा सीन था। हाँ, ऐसा ही सीन था। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि भाई दो बातों पर सहमति बनी थी। आखिर वो कौन सी दो बात थी जिस पर सहमति बनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच? ओके भाई, पहली बात तो वो थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलेगा। ओके, पहली बात पर यह सहमति बनी कि भाई जो आजादी के बाद है, 15 अगस्त के बाद है, जो देश पर शासन करेगा वो लोकतांत्रिक सरकार ही करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये हो जाती है। ठीक है सर, सेकंड बात है हमारे लिए, सब सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। अगर सरकार कोई भी कार्य करती है, भले ही वो 1 रुपए का हो, करोड़ों रुपए का हो, भले ही छोटा सा हो, बड़ा हो, है ना, वो कार्य सरकार जो जनता के हित का ही होना चाहिए। ठीक है, अहित का नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड बात पर सहमति बनी। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे होते हैं, भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे होते हैं ना, तो कुछ कठिन परिस्थितियां आती है। वो परिस्थितियां कैसे आती है वो देखो। पहली परिस्थिति पहले टाइप की परिस्थिति आती है विभाजन की। भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहे होते हैं, तो साथ साथ ये सिर्फ दो राष्ट्र का विभाजन नहीं है, ये जाति का विभाजन है, धर्म का विभाजन है, भाषा का विभाजन है, लोगों का विभाजन है। ठीक है, ये हर एक वर्ग का विभाजन हो रहा होता है यहाँ पे। सेकंड हमें देखने को मिलता है अभूतपूर्व हिंसा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अहिंसा हिंसा रूप अपनाते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्थापन। वही जो भारत के लोग कुछ पाकिस्तान में जाके बस रहे थे, पाकिस्तान के लोग कुछ भारत भाग के आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चुनौतियां। भाई बहुत सारी चुनौतियां आई, जो लोग शरणार्थी बन के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में गए हैं। आखिर उनका क्या होगा? अब जो नया राष्ट्र नया कौम बसा है, आखिर हम इसको किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से शासन होगा? ठीक है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा
मतलब चौंका देने वाली थी कि रातों रात ही सब इतना कांड हो गया, इतना सब कुछ हो गया भाई, इतनी मतलब तकरीबन 10-15 लाख लोग इधर उधर है ना भागे, कुछ पाकिस्तान गए, कुछ भारत आए, और इनके बीच में भगदड़ में कुछ लोग 10 माना जाता है 5-6 लाख लोग मारे भी गए, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जो 3 मुख्य चुनौतियां हमें देखने को मिलती है इस पूरे चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है टॉपिक के रूप में, ठीक है। 3 मुख्य चुनौतियां कौन सी है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। 3 मुख्य चुनौतियां कौन सी है वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे, ओके। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक भाषण दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि 14-15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि के समय दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कह सकते हैं, ठीक है। इतना देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई 2 बातों पर सहमति बनती है। 2 बात कौन सी थी कि आजादी के बाद जो है सरकार लोकतांत्रिक सरकार रहेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि सरकार कोई भी काम करेगी भले के लिए करेगी, भले ही छोटा काम हो या बड़ा काम हो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कठिन परिस्थितियां आती है ना, राष्ट्र विभाजन के समय, जैसे कि विभाजन की परिस्थितियां आती है, अभूतपूर्व हिंसा की कठिन परिस्थितियां आती है, विस्थापन क्या आती है, चुनौतियां क्या आती है, ठीक है। उसके बाद हम मेन चीज देखने वाले हैं कि भाई 3 मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है, आखिर वो कौन सी 3 मुख्य चुनौतियां है जिसकी वजह से बहुत ही मतलब प्रॉब्लम सहना पड़ा भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन से वो 3 मुख्य चुनौतियां हैं। भाई मुझसे तो ना रहा जा रहा कौन सी वो 3 चुनौतियां देखने से, क्या आपको भी नहीं रहा जा रहा, तो चलो देखते हैं। भाई 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कौन सी है सर, पहली चुनौती है एकता के सूत्र में बंधे रहना, ठीक है। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस टाइम, कब, जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहे थे, तो भाई उस टाइम ये चुनौती थी कि भाई एकता के सूत्र में कैसे बंधे रहेंगे। कई सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, है ना, विविधताएं बहुत सारी है, ओके। कोई पाकिस्तान से आया है, कोई भारत से आया है, ठीक है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है ना, बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं। तो भाई इतने सारे लोगों में एकता कैसे बनेगी, है ना, कैसे एक सूत्र में बंधे रहेंगे वो, ये प्रमुख चुनौती थी, ओके। कोई नहीं, चलो छोड़ो। ऐसी एकता का सूत्र जहां विविधताएं नहीं, कि वही बात है जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, है ना, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, तो वही बात है। अच्छा, बोली अलग, संस्कृति अलग, धर्म अनेक, तो कैसे रहेगा भारत अखंड, ये क्वेश्चन, ये जो सवाल है, ये उस टाइम हमारे जो महान नेताएं थे, है ना, उनके सामने उमड़ कर आ रहा था कि भाई इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे भिन्नताएं हैं, तो भारत जो इतना बड़ा विशाल भारत है वो कैसे भाई अखंड रहेगा, राइट। ऐसे तो खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग जाति, है ना। तो ये सवाल सबसे ज्यादा उमड़ रहा था कि इसका क्या सॉल्यूशन है। पहली चुनौती तो ये थी, क्या, एकता के सूत्र में बंधे रहना, क्लियर, ओके सर क्लियर। दूसरी चुनौती को भी देख लेते हैं। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र कायम रखना। दूसरी चुनौती ये उभर कर आ रही थी कि भाई लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा, कहीं यहाँ राजतंत्र तो वापस नहीं हो जाएगा, कहीं यहाँ एक तरीके से तानाशाही तो नहीं हो जाएगी, है ना, क्योंकि उस टाइम कोई, है ना, कोई संविधान भी रेडी नहीं हुआ था, ओके, कोई प्रधानमंत्री वगैरह उस टाइम एग्जैक्ट नहीं थे, नेता भी एग्जैक्ट नहीं थे, ओके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा इस देश में, हर नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। हाँ, यहाँ पे उस टाइम में कंफ्यूजन चल रही थी कि क्या हर एक नागरिक को मताधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। महिलाओं के पास जाहिर सी बात था नहीं था उस टाइम, ओके। धीरे धीरे हुआ, ओके क्लियर। तो क्या हुआ कि हर नागरिक को मताधिकार का अधिकार देना चाहिए, क्लियर हुआ उस टाइम पे। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, ओके, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। हमें पता है 6 मौलिक अधिकार है, 7 पहले थे जिसमें से संपत्ति का अधिकार हट गया है, अब 6 मौलिक अधिकार है, ओके। संसदीय शासन आधारित जो शासन होना चाहिए ना, वो संसदीय आधारित होना चाहिए। हमने 10th में पढ़ रखा है संसदीय आधारित क्या होता है। संसदीय वही बनना जिसमें क्या होता है, राज्य स्तर, केंद्र स्तर होता है, राज्य स्तर होता है, और तीसरा क्या कहते हैं उनको, स्थानीय सरकार होती है ना, ओके सर।
ओके, नेक्स्ट क्या है, लेकिन क्या लोकतांत्रिक संविधान काफ़ी है? एक सवाल ये भी आ रहा था दूसरी चुनौती में कि क्या लोकतांत्रिक सरकार ही काफ़ी है इतने बड़े विशाल भारत के जैसे लोग को एकता के सूत्र में बांधे रखना, है ना, उनमें अपनत्व का प्रेम उत्पन्न करना, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना लाना। ओके, काफ़ी है, ये सवाल उमड़ के आ रहा था। संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव को कैसे चलन में लाए, ये भी सवाल बहुत उमड़ रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारी चुनौतियां आई थी जिनका कुछ समाधान हुआ और कुछ का नहीं हो पाया आज तक, ठीक है। तो हमारी पहली चुनौती क्या थी, एकता के सूत्र में बंधे रहना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा, ठीक है। और तीसरी चुनौती हम अगले स्लाइड में देखते हैं। भाई 2 चुनौतियां देख ली, कौन सी है प्रमुख 2 चुनौतियां, चलते हैं तीसरे पे। तीसरी चुनौती हमारे सामने ये थी कि भाई ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। अब ये समूचे क्या है, मतलब एक ऐसा विकास जिससे पूरे समाज का, भले किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, छोटे समाज हो, बड़े समाज हो, सबका विकास हो। भले ही कोई सा भी विकास हो जिसके अंदर सबका विकास हो, ठीक है। एक विकास हो रहा है ये नहीं कि किसी एक बड़े समाज का हो रहा है, किसी एक धर्म का हो रहा है, किसी एक स्पेसिफिक जाति का हो रहा है, नहीं, सब इक्वल है। किसी भी विकास से सबका ही भला अगर ऐसा विकास है कि भाई भला हो रहा है तो सबका भला होना चाहिए। एक ऐसा विकास है जिससे सबका नुकसान हो रहा है तो सबका ही नुकसान होना चाहिए, ठीक है। इस तीसरी चुनौती ये थी। ओके, संविधान में सबके लिए समानता है, ठीक है, संविधान में सबके लिए समानता है। अब हाँ बिल्कुल है, कब से, जब से संविधान लागू हुआ है, ओके, 1950 से। ओके, वंचित तबकों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। ओके सर, लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमारा अच्छा सा डिटेल हो रखा है, हमारी जो क्लास 11 थी ना उसमें अच्छे से हमारा ये टॉपिक दिया हुआ था। ओके, आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियां अपनाई थी। ओके, उस टाइम पे, कब के टाइम पे, जब हमारा भारत अलग हो रहा था पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रमुख चुनौतियां थी भाई। कि तीसरा चुनौती है ऐसा विकास जिससे समुचे समाज का भला हो। पहली क्या थी, याद है, एकता के सूत्र में बांधे रखना। ओके, दूसरी लोकतंत्र कायम रखना। ओके, तीसरी यह है एक ऐसा विकास जिससे समुचे सारे समाज का भला हो, ठीक है। क्लियर है, ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। एंड एक चीज भाई, एक चीज क्या, कि जितने भी आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रहे हैं ना, सारे के सारे आपको जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर, वही टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना और सारे लेटेस्ट वन शॉट वाले जो पीडीएफ है उनको पकड़ के अपनी तैयारी में बूस्ट लाना, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा सर कि जो दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं, ठीक है, 2 राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। पहला भारत, हमारा प्यारा भारत, और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। ओके, अच्छा, ये 2 राष्ट्र कैसे बने, इसको हम 2 कौमों का देश भी कह सकते हैं, 2 कौम, ठीक है। ओके, अच्छा, पता है ये ऐसे ही नहीं मनमर्जी में आ गया तो हाँ भारत अलग पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं भाई, ये सारा जो खेल है ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का है, पता है ना तुम्हें। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या चीज़ था, ये कौन लाया था इसको, मुस्लिम लीग ना, हाँ सर मुस्लिम लीग, अच्छा मुस्लिम लीग, ठीक है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग ने तो लाया था। एक तुम्हें पता है ऐसा नायक जो मुस्लिम हो करके द्विराष्ट्र का जो है बहिष्कार कर रहा था, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, बहिष्कार किसने किया था, सीमांत गांधी ने। अब तुम कहोगे सर ये सीमांत गांधी कौन है, महात्मा गांधी तो सुना था भाई। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गफ्फार खान। अपन ज़्यादा डीप में चले गए, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आधे घंटे में 1 शॉट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान। ओके, कब की बात है ये सर, ये बात है 14-15 अगस्त 1947 की, बिल्कुल सही है। और तब की मध्य रात्रि की, आधी रात की, ठीक है। क्या हुआ था, भारत के लोग जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे, कुछ मुसलमान हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, है ना। और क्या हुआ था, भारतीय लोग कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ भारत में ही रह रहे थे, है ना। अपने ही घर में रहने वाले लोग अपने ही घर पे अनजान हो गए थे, राइट।
अपने घर को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए भाग रहे थे। ओके, इसी बीच कई भगदड़ में कई लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग मतलब किडनैप हो गए, है ना, कई लाख बच्चे मारे गए, बिछड़ गए अपने फैमिली से, कई महिलाओं के साथ गलत काम किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, राइट। बहुत सारी ऐसी मतलब कठिन परिस्थितियां देखने को मिली है उस टाइम पे, जो कि बहुत दर्दनाक रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई विभाजन के प्रकार, ओके, किस तरीके से आखिर विभाजन हुआ, है ना, क्या क्या विभाजन थे, ओके, अल्पसंख्यक वर्ग जो लोग थे उनकी क्या क्या मुख्य समस्याएं थी, ठीक है, ये देखने वाले हैं। और देखेंगे कि सरकार का नज़रिया कैसा रहा, सरकार ने क्या रुख अपनाया इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई। अब हमारा टॉपिक है कि अल्पसंख्यकों की समस्या, है ना। तो देखते हैं क्या समस्या थी अल्पसंख्यकों की। भाई समस्या ये थी, पाक के इलाकों में लाखों की संख्या में सिख व हिंदू, मीन्स जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो 14-15 की मध्य रात्रि को क्या हो रहा था भाई, कि जो लोग इधर से उधर भाग रहे थे ना, इस राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, तब कुछ जो हिंदू और सिख थे ना, वो पाक के इलाकों में चले गए थे, ठीक है। ओके, भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों मुस्लिम, वही बात है, जो कुछ हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो उधर से भी कुछ मुसलमान भारत के पंजाब और बंगाल में आ गए थे, ठीक है। हाँ सर, क्लियर है। ये अल्पसंख्यक अपने ही घर में विदेशी हो गए। जब पता चला कि भाई अब कोई भारत मतलब दो राष्ट्र में बढ़ चुका है, दो कौमों का राज्य हो चुका है, हिंदू और मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम, तो इन लोगों को जब खबर पता चली तो ये अपने ही घर में विदेशी हो गए, ठीक है। मान के चलते हैं कि भाई भारत में जो लोग रह रहे हैं अपने घरों में, पाकिस्तान के आदमी आते हैं, भगदड़ मची हुई होती है, ठीक है, आके उनके घर में रहने लगते हैं, कब्जा करने लगते हैं, तो ये अपने ही घर में विदेशी हो गए। तो ये क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब ये अपने घर से भागेंगे, है ना, भगदड़ मचेगी, पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ कहीं अपना ठिकाना ढूंढेंगे, इतना सा। तो यही लाखों मतलब लोगों ने किया ऐसा। इसी बीच कई लोगों का कत्ल हुआ, कई लोग, है ना, बिछड़ गए, ऐसा ऐसा सीन हुआ था, ठीक है। लोग अपने ही घर में क्या हुए कि भाई विदेशी हो गए, ठीक है। बंटवारे की बात साफ होते ही अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंसा, रक्तपात, हत्या, ये सारे कांड होने लगे थे। अभी मैंने बताया कि जैसे ही बंटवारे की बात हुई तो रक्तपात हुए, है ना, भगदड़ मची, है ना, हिंसा वगैरह हुई, हत्या वगैरह हुई, तो ये सीन था। ओके सर, नेक्स्ट है हमारा कि भाई दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के पास देश छोड़कर भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। आखिर जाए तो जाए कहाँ? भारत में रह रहे पाकिस्तान वाले जो आ रहे वो मार दे रहे, पाकिस्तान में रह रहे भारत वाले जो है वो जाके मार दे रहे, ठीक है। उस टाइम कोई किसी का घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, भगदड़ मची थी, हिंसा हर जगह थी, रक्तपात हर जगह था, ना, हर जगह कांड ही कांड था। तो अब अल्पसंख्यक के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो ये चीज हो रही थी। जो मंजर था भाई बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही दर्दनाक था, है ना। आप भी सोचो यार, अगर अभी के आज के तारीख में इस सेकंड पे अगर आपको पता चले कि भारत पाकिस्तान फिर से टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, भगदड़ मच जाए, बाहर के लोग आके आपको मार रहे हैं, ना, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप फिर यहाँ से भगोगे, अपने ही घर में विदेशी हो जाओगे, ठीक है, फिर कहीं जाके अपना शरण ढूंढोगे, ठीक है। तो ऐसा सीन होगा, फिर आप कहाँ जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसा सीन हो रहा था। तो भाई ये थी अल्पसंख्यकों की समस्या। अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले विभाजन के परिणाम, कि भाई क्या परिणाम थे विभाजन जो हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है कि विभाजन के परिणाम, हम देख लेते हैं क्या क्या परिणाम, क्या क्या रिजल्ट निकले विभाजन होने के बाद। ओके, लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, जाहिर सी बात है ना, रक्तपात हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लोग एक दूसरे के घर में कब्जा कर रहे हैं, तो लोग अपना ही घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। किधर जाए, पाकिस्तान जाए या भारत जाए, किधर जाए भी या नहीं जाए, कहीं के नहीं रहे, ठीक है। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। मतलब जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए, ठीक है, दो राष्ट्र अलग हो गए, ओके, एक ही राष्ट्र से दो राष्ट्र बने, तब क्या हुआ, शिविर चल रहे थे किसके, भाई जो अल्पसंख्यक थे ना, वो शरणार्थी के रूप में दोनों राष्ट्र में, जैसे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उनको पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो भारत आना चाहते हैं। तो भारत के जो लोग हैं उन्होंने जो शरणार्थी शिविर लगा रखा था, तो उस टाइम क्या हुआ, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, भारत
से मदद मांग रहे थे, हमें अपने राष्ट्र में रख लो, हमें अपने राष्ट्र में रख लो, तो भारतीय लोग क्या कर रहे थे कि भाई शरणार्थी शिविर के थ्रू उनको पनाह दे रहे थे कि भाई जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है, मामला टल नहीं जाता है, आप भारत में रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अधिकतर लोगों ने सीमा पैदल चलकर पार की। मतलब भारत पाकिस्तान जब इधर उधर इतनी भगदड़ मच रही थी ना, जब लोग इधर से उधर भाग रहे थे, तब वहाँ उस टाइम इतनी कोई साधन वगैरह थे नहीं, तो लोग क्या करते हैं मजबूरी में। अब खबर भी तो जाहिर सी बात है रात को पता चली, और इतनी जल्दी पता चली, इतनी लेट पता चली कि भाई जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी लोग भागे, है ना। कुछ भी नहीं देखा, घर क्या होगा, सामान क्या होगा, पैदल निकल लिए, भागने लगे सीमा के पार, पैदल ही पार करने लग गए, बॉर्डर पार करने लगे, ठीक है। हजारों तादाद में औरतों को अगवा किया गया, औरतों को अगवा कर लिया गया, इसी भगदड़ के बीच उनके साथ गलत काम दुर्व्यवहार वगैरह किए गए, है ना। तो हमें ये सीन देखने को मिलता है। कुल के इज्जत के लिए अपनों का ही कत्ल कर दिया गया। जब पता चलता कि भाई ये आगे जाकर के मीन्स जैसे मान के चलते कोई एक फैमिली है, उसमें अपने कुल को बचाने के लिए किसी का मतलब हत्या भी कर देते थे, कोई उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। ओके, बहुत से बच्चे बिछड़ गए इस भगदड़ के बीच, कोई अपने ही जान बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है। तो इसी बीच जो छोटे बच्चे हुआ करते थे वो बिछड़ गए अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, ठीक है। तो वो भी मतलब कई लाखों की तादाद में लोग मारे गए, बच्चे भी उसमें शामिल थे, ठीक है। अब यही नहीं, और सुनिए, हमें देखने को मिलता है कि वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और जो पुलिस के वाद्य यंत्र होते हैं इनका भी बंटवारा हुआ। ओके, अनुमान है कि 80 लाख लोगों ने घर बार छोड़ा था। अब जो लोग थे, जो 80 लाख लोग थे ना, उन्होंने अपना घर छोड़ा था। और हमें देखने को मिलता है 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। उसमें बच्चे, औरत, बूढ़े, बच्चे, आदमी, जवान सब आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये था विभाजन के परिणाम, विभाजन के रिजल्ट। आखिर विभाजन होने के बाद क्या क्या दृश्य हमें देखने को मिलता है, तो हमने दृश्य देख लिया, ठीक है। अभी मैं आपके लिए अभी जितना टॉपिक पढ़ा ना उसमें से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या आशय है? अभी हमने देखा था आखिर द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। ओके, इसका आंसर आपको लिखना है। भारत पाकिस्तान विभाजन के मुख्य आधार क्या थे, ठीक है। यह भी आपको अपने नोट्स में उतारना है और इनका आंसर लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, आंसर नहीं लिखोगे जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा। और वन शॉट का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वन शॉट का मतलब तो यही होता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में देख लेना, राइट। ओके, तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलेंगे आगे, आखिर सरकार ने क्या कदम उठाए ये सारी चीज़ें, ये सारे दृश्य होने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं सरकार के नज़रिए पे। सरकार का नजरिया, ठीक है। सरकार का नजरिया कैसा था? आखिर इतने सारे कांड, इतने सारे कारनामे हो तो गए, अब सरकार क्या करने वाली है? आखिर ऐसे कौन से कदम है जो सरकार उठाने वाली है? तो हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ठीक है। और इस एक्शन का मुस्लिम लीग ने विरोध किया, ठीक है। हम एक चीज़ जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग कौन थी। मुसलमान जो धर्म था पाकिस्तान जो था उसकी एक समिति थी मुस्लिम लीग, ठीक है। इसका गठन जो है 1906 में होता है। ओके, कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है, ठीक है। ये याद रखना, अभी आप MCQ में पूछ लिए जाते हैं, बांग्लादेश में होता है, ठीक है। ओके, बांग्लादेश में होता है। मुस्लिम लीग एक समिति है जो कि पाकिस्तान का समर्थन करती है, ओके। और इसी ने लाया था, क्या चीज़ लाया था? इसी ने लाया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। ओके सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, रजवाड़ों को शामिल कराया। अच्छा, जब हमें देखने को मिलता है, जब अंग्रेज ने कहा कि अब भारत पे शासन करना मुश्किल है, वो लोग जब छोड़ के जा रहे थे, तब जाते जाते अंग्रेज जो थे वो क्या कर गए कि भाई जो रजवाड़े थे ना भारत में, उस टाइम पे रजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, तो उनको ये कह दिया कि भाई तुम्हारी इच्छा है तो भारत में मिल जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो पाकिस्तान में मिल जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो तुम आज़ाद रहो, ठीक है। अब वो तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी करो।
तो ये बोल करके वो तो निकल लिए। अब बात आती है, अगर भारत इन रजवाड़ों को छोड़ दे तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाएगा, फिर वो भारत नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर भारत कैसे भी करके उन रजवाड़ों को आपस में मिला लेता है तो भारत एक अखंड भारत कहलाएगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। तो अभी क्या हुआ, अंग्रेज तो अपना काम करके निकल लिए, फिर चुनौती तो भारत के सामने आकर के खड़ी होती है ना। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कितने महान नायक हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे रजवाड़ों से बात करी, उनके राजाओं से बात करी और बनाया, जितने भी लोग शांति से माने उनको भारत में विलय करवाया, है ना। और जितने लोग हिंसात्मक रूप से माने उनको हिंसात्मक रूप से भारत में मिलाया। उनका एक ही मानना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कैसे भी आओ, प्यार से आना है तो प्यार से आओ, नहीं तो हमें दूसरी तरीके से भी विलय करना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रियासतें थी उनको भारत में विलय कराया और भारत का जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होती है। तो रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया, किसने शामिल किया था वो भी हम लिख लेते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, याद रखना भाई, पटेल ने। ओके ओके 15 अगस्त 1947 से पहले विलय, ये जो रजवाड़ों का विलय था ना, ये 15 अगस्त मतलब हमारी आज़ादी से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवा दिया था। ओके, सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आपको पता है ये एक ऐसा पत्र है, जब रजवाड़े भारत में विलय हो रहे थे ना तो एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया करते थे कि भाई हम भारत में विलय हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो कंट्रोल है वो भारत करेगा। तो वो जो पत्र था कहाँ गया, वो पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि सहमति पत्र था कि भाई जो रजवाड़े हैं वो भारत में विलय होने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको लिखा भी है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या चीज़ है कि भाई भारत की स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की कितनी संख्याएं थी, आपको ये बताना है। अभी मैंने बताया नहीं है तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब अपना जो भारत है वो आज़ाद होने वाला था और उस टाइम जो रियासतों की संख्या थी ना वो 565 थी। ओके, ये आपको याद रखना है। यह अधिकतर हमसे किस में पूछता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है, ठीक है, या वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी शासन ने रजवाड़ों की आज़ादी के संबंध में क्या घोषणा की थी। ये चीज़ भी आपको अभी जस्ट मैंने बताई है ना, वही इसका आंसर है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिमाइंड करके सुन लो, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत अच्छा आंसर अपना बना के लिखना भाई एग्जाम में, ऐसा नहीं जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा लिख दो, जैसा किसी बुक में या किसी पेपर में लिखा हुआ है ना, वैसा लिख दो। नहीं, एक बार पढ़ लो, समझ लो अच्छे से एंड अपने माइंड से क्रिएट करके लिखो। जितने नंबर तुम्हारे माइंड ला के नहीं देगा ना, उतने नंबर ना ही कोई नोट्स ना ही कोई पेपर्स ला के दे सकते हैं, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है। आगे हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना रियासत थी विलय हुए, किस रियासत में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, ठीक है। पूरे 565 रियासत है, रजवाड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे आसान तरीके से भारत में मिल गए होंगे। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी ने तो खुरापाती करी होगी, तो वही देखने वाले किसने क्या खुरापाती करी, कौन नखरे दिखा रहा था। तो चलो चलते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जो कुछ रियासतें थे, कुछ रजवाड़े थे, वो मतलब शांति तरीके से नहीं मिले भारत में, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको किस तरीके से मिलाया, भारत में विलय कराया, वो हम देखने वाले हैं। हमें पता है कि जो 565 रजवाड़े थे ना, उनमें मुख्य रूप से हैदराबाद और मणिपुर रियासतें जो थी, इनको मिलाने में बहुत कठिनाइयाँ आई। ओके, सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई इनका भारत में विलय कैसे हुआ। ओके, सो हम देखते हैं, हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ओके, बहुत बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी, भारत से घिरी हुई थी, ठीक है। मतलब हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी जो कि क्या थी कि भाई भारत का बहुत सारा क्षेत्र कवर करती थी। ओके सर, भाई गला बैठा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो। ओके, आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से जो किसे टच में है, वो हैदराबाद से टच में है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। हैदराबाद के निज़ाम
दुनिया के सबसे अमीर होते थे, अमीर लोगों में से ही होते थे। ठीक है, निज़ाम हम कहेंगे कि भाई जो हैदराबाद पे शासक करता था, शासक है ना, शासक राजा कह सकते हैं, उसे निज़ाम कहते हैं। ओके, लिख देता हूँ मैं, है ना, शासक या राजा कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है निज़ाम। ठीक है, ओके, ये दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से होते थे। निज़ाम की मंशा क्या थी? जो हैदराबाद का निज़ाम था ना, उनकी मंशा क्या थी? मंशा उसकी ये थी कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। मतलब जब अंग्रेजों ने ये बोल दिया भाई तुम्हारी इच्छा आज़ाद रहो, तुम्हारी इच्छा पाकिस्तान में रहो या भारत में रहो, तो हैदराबाद के निज़ाम ने सोचा कि भाई मैं तो अपनी अलग ही दुनिया बनाऊंगा, मैं आज़ाद रियासत कहलाऊंगा, ना तो भारत के ना ही पाकिस्तान के अंडर में खुद स्वतंत्र रहूंगा। ठीक है, उसकी ये मंशा थी। ओके, लेकिन क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कुछ ऐसा करा कि भाई 1947 में नवंबर महीने आते आते तक जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने विलय होने का ठाना भारत में। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ जादू किसने किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, देन हमें देखने को मिलता है कि हैदराबाद की जनता ने निज़ाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। जब ये भारत में विलय हुए, उससे पहले क्या हुआ था हमें देखने को मिलता है कि हैदराबाद की जनता ने निज़ाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। मीन्स उसका जो शासन था वो तानाशाही पूर्ण होता जा रहा था। हाँ, समय समय पर क्रूर होता जा रहा था, तो जनता थी परेशान हो रही थी, जाहिर सी बात है परेशान हो गई। ठीक है, तो उससे और क्या हुआ कि तेलंगाना के जो किसान थे वो अत्यधिक दुखी थे इस वजह से। ओके, महिलाएं ज़्यादा शिकार हो रही थी किसका? निज़ामी शासन का। ठीक है, जो निज़ाम के शासन थे, है ना, तो उससे महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। ओके, साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है? आंदोलन को कुचलने के लिए जो निज़ाम है उन्होंने रजाकारों को भेजे। रजाकारों मतलब रजाकारों मतलब क्या होता है भाई? रजाकारों मतलब होता है अर्ध सैनिक बल। ठीक है, अर्ध सैनिक बल मीन्स वो लोग जो मतलब लोगों को उठाया, उनको हथियार दिए और भेज दिए आंदोलन को कुचलने के लिए। इसे रजाकार कहते हैं, अर्धसैनिक बल कहते हैं। ठीक है, तो आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकारों को भेजा गया। अब आगे क्या हुआ हम देखते हैं अगली स्लाइड पे अपने। भाई रजाकार का सवाल टॉपिक आया तो ऐसा तो है नहीं कि रजाकार को छोड़ सकते हैं, सो इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। अगर कुछ एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छा खासा आंसर लिख के आ जाओ। ठीक है, रजाकार हमने जान लिया अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता है। ये जो रजाकार होते थे ना, ये बहुत ही अत्याचारी होते थे, है ना, जनता पर बहुत अत्याचार किया करते थे और इन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना अत्यधिक बनाया। मीन्स सबसे ज़्यादा इन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, उन पर अत्याचार ज़्यादा किया करते थे। सितंबर 1948 में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। सितंबर 1948 का समय है। ओके, भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। देन क्या हुआ कि रोज की लड़ाई के बाद निज़ाम का आत्मसमर्पण हुआ और भारत में विलय हुआ। मीन्स जब भारतीय सेना वहाँ पहुंची तो रोज की लड़ाई खत्म हुई और निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जाहिर सी बात है जो हैदराबाद है जो उसका भारत में विलय हो गया। हैदराबाद खुश, वहाँ की जनता खुश, आसपास के लोग खुश कि हम भारत में विलय हो चुके हैं सफलतापूर्वक। ठीक है, तो ये चीज़ थी। हमने देखा हैदराबाद किस तरीके से विलय हुआ। हम लास्ट देखेंगे कि जो मणिपुर है वो किस तरीके से विलय हुआ। बात आती है मणिपुर की, तो देखते हैं जो मणिपुर के महाराजा थे, ठीक है, बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में मणिपुर रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मीन्स जब मणिपुर के एक राजा थे, महाराजा थे, कौन? बोध चंद्र सिंह। ठीक है, मणिपुर जब रियासत था तब की बात हो रही है। ओके, इसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सहमति पत्र पर। अब उससे पहले क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन जो आंतरिक स्वायत्तता थी, आंतरिक जो कामकाज थे मणिपुर के अंदर जो चल रहा था पहले से, वो अब भी बरकरार रहता है। ठीक है, ओके। 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए गए
और जिसके फलस्वरूप वहाँ संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है, 1948 में क्या करवाया गया भाई, मणिपुर में चुनाव करवाया गया और उसके फलस्वरूप उसके बदले में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया, वहाँ पे संविधान बन गया। ठीक है, और संविधान के अकॉर्डिंग राजतंत्र कायम हो गया। ठीक है, जो मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी ना, मणिपुर में जो कांग्रेस पार्टियां थी वो विरोध कर रही थी कि भाई हमें भारत में क्यों विलय कर रहे हो, हम अपनी ज़िंदगी जीने दो ना। उनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही थी, है ना, चुल मच रही थी। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी विलय के खिलाफ थी तो क्या हुआ, भारत वाले भी कम थोड़ी थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कम थोड़ी थे। उन्होंने क्या किया, बिना कांग्रेस पार्टी, बिना किसी की राय लिए बगैर महाराजा जो बोधचंद्र थे ना, उनसे हस्ताक्षर करा लिया। किस पे वही सहमति पत्र पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, राइट। तो इस प्रकार क्या हुआ, मणिपुर का भारत में विलय हो गया। तो हमने हैदराबाद और मणिपुर का विलय देख लिया कि किस प्रकार भारत में विलय हुए थे। ठीक है, हमने ये देख लिया। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं, मैं आपको दूंगा, आपको करना है। देन हम राज्यों का पुनर्गठन देख करके हम अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर चुके होंगे। तो आपके लिए वो क्वेश्चंस है, हैदराबाद रियासत के शासक ने ब्रिटिश प्रभुत्व हटने के बाद रियासत के संबंध में क्या निर्णय लिया। मीन्स जैसे अंग्रेज ये कहकर निकल गए क्या कि भाई तुम्हारी इच्छा, जो कुछ करना है, आज़ाद रहना आज़ाद रहो, किसी के साथ मिलना है मिल लो, ये कहने के बाद जब वो निकल गए तो हैदराबाद रियासत के शासक ने ब्रिटिश प्रभुत्व हटने के बाद रियासत के संबंध में क्या निर्णय लिया वो आपको बताना है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार भारतीय संघ में हुआ, यह भी आपको बताना है। अभी हमने जस्ट दोनों का पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का आखिर कैसे दोबारा गठन हुआ वो हम देखते हैं। पहले रियासत थे, रजवाड़े थे, फिर उसको राज्य में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, बंटवारे और देशी रियासतों के विलय से समस्या खत्म नहीं हुई। मीन्स जितने भी रजवाड़े थे, ठीक है, और जितने भी बंटवारे हुए, उन सब की समस्या सुलझाने के बाद भी जो है, जो मेन समस्या थी ना वो खत्म नहीं हुई। ठीक है, ये हमें बताना चाह रहा है। भारतीय प्रांतों के आंतरिक सीमाओं को तय करना एक बड़ी चुनौती थी। मीन्स सारे रजवाड़े रियासतों को मिला लिया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। अब उनकी सीमाएं कैसे तय करनी है आंतरिक, वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही थी। ठीक है, और एक मेन चीज़ ये थी कि सीमाओं का जो इस तरह सीमाओं को तय करना कि विविधताओं की झलक मिले। मीन्स सीमाओं को इस तरह तय करना कि भाई जहाँ पे स्पेसिफिक धर्म भाषा के लोग रह रहे हैं ना, उनकी झलक मिले। मीन्स हैदराबाद में कौन से भाषाई लोग रहते हैं, है ना, राजस्थान में कौन से भाषाई लोग रहते हैं, मणिपुर में कौन से भाषाई लोग रहते हैं, इनकी झलक मिले। इस तरीके से सीमाओं का जो है निर्धारण किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती, सबसे मेन चुनौती थी कि भाई ये सब करने के बाद भी क्या राष्ट्रीय एकता सच में एक सूत्र में बंधी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और चुनौती सामने आ जाए और सारी चीज़ें बिखर जाए, सारे लोग बिखर जाए। ठीक है, तो यह आज तक सबसे बड़ी चुनौती आती रही है, एकता के सूत्र में बंधे रहना। ठीक है, तो यह हमें आज की जो वन शॉट हमारा जो था यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। हमारा जो चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, हमने इसको लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, टॉपिक समझा, क्वेश्चन किया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और इसकी जो PDF है ना, जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो भाई देखो यार, कहाँ स्टार्ट की थी, खुली हुई आवाज़ थी, अभी आते आते आवाज़ बैठ चुकी है, हालत हो चुकी है ख़राब, जाऊँगा गर्म पानी पीऊँगा। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो कि आप ही के साथ क्लास 12th में हैं और अच्छी खासी वीडियो ढूंढ रहे हैं अपनी अच्छी खासी तैयारी के लिए, तो उनको शेयर कर दो ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ वन शॉट्स के साथ। तब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।